हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश इजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सॉइल फर्टिलिटी फर्टिलाइजर एंड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। बेसिकली एक प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर है बीएससी एग्रीकल्चर का। सो सॉइल फर्टिलिटी से रिलेटेड या सॉइल से अगर आप एमसीक्यूज सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओपीएससी डबल ए और एएससीयू के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से रिपीट होते हैं, तो वो लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ आईएनएम? आईएनएम के मेरिट कौन कौन से हैं? यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज, मैक्सिमाइज द बेनिफिट, मिनिमाइज द कॉस्ट, या ऑल ऑफ द अबव। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के कौन कौन से इसमें मेरिट्स हैं? यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्स, जितने भी रिसोर्स आपके हैं वो सभी क्या होते हैं? यूटिलाइज होते हैं। मैक्सिमाइज द बेनिफिट, बहुत बेनिफिट आपको ज़्यादा होता है मैक्सिमम। देन मिनिमाइज द कॉस्ट, कॉस्ट जो आपको कल्टीवेशन होता है वो मिनिमम लगता है, या ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल आर द करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। कौन कौन से मेरिट्स हैं? यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज, मैक्सिमाइज द बेनिफिट, मिनिमाइज द कॉस्ट, मीन्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच इज अ फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया? इनमें से कौन है जो कि एक फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है? एजोटोबैक्टर, बैसिलस, राइजोबियम, या एजोस्पर्मिलम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें और कुछ चीजें बताऊंगा, उनको आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा क्या है? कौन सा फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है? तो ऑप्शन में आपका क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, बैसिलस। ठीक है, बैसिलस क्या है? एक फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है। इसके अलावा कुछ और स्पीसीज जैसे सीडोमोनास, ठीक है, ये आपका भी है। उसके पास एस्परजिलस होता है। ठीक है, एस्परजिलस हो गया, तो ये भी अभी आपके क्या है? फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है। अगर आपसे पूछे सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, क्या पूछ ले? सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, तो वहां पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? थायोबैसिलस। ठीक है, क्या हो जाएगा? सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, थायोबैसिलस। थोड़ा सा बात करते हैं एजोटोबैक्टर, राइजोबियम और एजोस्पर्मिलम के बारे में। अगर आपसे पूछता है कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया का नाम बताएं, तो फ्री लिविंग में आपका कौन सा आ जाएगा? एजोटोबैक्टर। ये कैसी है? फ्री लिविंग। ठीक है, सिम्बायोटिक सभी लोग जानते होंगे, कौन सी है सिम्बायोटिक? राइजोबियम। ठीक है, सिम्बायोटिक। और एसोसिएटिव सिम्बायोटिक की बात करेगा तब एजोस्पर्मिलम। ठीक है, एसोसिएटिव सिम्बायोटिक। ये आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका है सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। सुडोमोनास अस्परजिलस को भी याद रखना है, पूछा जा सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 3, माइकोरिजा इज एन एसोसिएशन ऑफ फंगस विद विच ऑर्गेनिज्म? जो माइकोरिजा है वो किसके किसके बीच में एसोसिएशन होता है उसका? एक तो फंगस हो गया, दूसरा क्या है? रूट्स ऑफ हायर प्लांट। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार मैं सॉल्व करा चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, विच एलिमेंट आर इन्वॉल्व इन द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस एंजाइम? कौन सा एलिमेंट है जो कि इन्वॉल्व होते हैं नाइट्रोजनस एंजाइम के स्ट्रक्चर में? आयरन, मोलिब्डेनम, या बोथ ए एंड बी? सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। आयरन एंड मोलिब्डेनम बोथ आर इन्वॉल्व इन स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस एंजाइम। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मच डीएपी विल बी रिक्वायर्ड फॉर द सप्लाई ऑफ 92 kg फॉस्फोरस? कितने डीएपी की आपको आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, अगर आपको 92 kg फॉस्फोरस आपको फील्ड में देना है? तो ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है, सॉल्व करते हैं। पिछले वीडियो में यूरिया से रिलेटेड क्वेश्चन था, जहाँ पर मैंने एक पुराना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। लिंक आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आप वीडियोस देख सकते हैं। सो डीएपी, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंपोजिशन
कि कंपोजिशन कितना होता है डीएपी में। डीएपी में क्या क्या चीज पढ़ा, तो डीएपी में एक तो आपका फॉस्फोरस आपको मिलेगा, दूसरा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन डीएपी की बात करें, डीएपी में नाइट्रोजन कितना होता है 18% और फॉस्फोरस हमारा कितना होता है 46%। ठीक है, मीन्स अगर आप 100 kg डीएपी ले रहे हैं तो उसमें आपको 46% फॉस्फोरस मिलेगा और 18% नाइट्रोजन। सो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सो 100 kg में कितना फॉस्फोरस होता है 46%। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, फॉस्फोरस पूछा है। अगर हमसे नाइट्रोजन पूछता तो हम फिर नाइट्रोजन को लेकर आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते। सो इधर लिखते हैं आपका डीएपी, इधर फॉस्फोरस। ठीक है, 100 kg डीएपी में 46% आपको फॉस्फोरस मिलेगा। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि हाउ मच डीएपी विल बी रिक्वायर्ड। सो डीएपी हम मानते हैं कि x kg डीएपी की रिक्वायरमेंट होगी टू सप्लाई 92 kg ऑफ फॉस्फोरस। सो वही पुराना, जैसे पुराना मैथ करते थे वैसे ही लगाना है आपको। 100 × 92/46, सो कितना हो जाएगा 200। ठीक है, आंसर क्या आएगा आपका 200। सो 200 kg डीएपी की आवश्यकता पड़ेगी 92 kg फॉस्फोरस के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट। अब डीएपी की बात करते हैं तो एक होता है आपका एमओपी, जिसे हम म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से जानते हैं, या केसीएल। आप लोग को बताना है कि एमओपी में जो फॉस्फोरस होता है वो कितने परसेंट होता है। ठीक है, एक और फर्टिलाइजर होता है जो कि न्यू ग्रेड ऑफ फॉस्फोरस फर्टिलाइजर से हम एमएपी बोलते हैं, एमएपी। ठीक है, एमओपी नहीं, एमएपी। एमएपी का मतलब होता है मोनो अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, मोनो अमोनियम फॉस्फेट। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन जो होता है वो 11% होता है और फॉस्फोरस की बात करें तो वो 48% होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एमओपी नहीं एमएपी। एमओपी में तो आपको पता है केसीएल, इसमें 60% आपका फॉस्फोरस निकलेगा। ठीक है, एमएपी क्या है, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, जहां पर 11% आपका नाइट्रोजन होता है और 48% फॉस्फोरस होता है। देन क्वेश्चन नंबर 6, एजोला इज अ गुड बायो फर्टिलाइजर फॉर विच क्रॉप। बहुत बार मैं क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ, आप लोग को बताना है जो एजोला है किस क्रॉप में हम लोग यूज करते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर, कमेंट कीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच केजी ऑफ सीड कैन बी ट्रीटेड विद 1 पैकेट ऑफ राइजोबियम। एक राइजोबियम का जो पैकेट होता है वो 200 ग्राम का होता है। कितना, 200 ग्राम का। कितना केजी हम सीड ट्रीट कर सकते हैं, तो अप्रॉक्स 10 केजी तक सीड हम ट्रीट कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। और 1 हेक्टेयर के लिए में कितने केजी, कितने पैकेट की आवश्यकता पड़ती है, तो 3 पैकेट। ठीक है, फॉर 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 3 पैकेट की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। इनमें से कौन है जो कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है। पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था प्राइमरी, सेकेंडरी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। अगर हम ब्रॉड सेंस में क्लासिफाई करें न्यूट्रिएंट का तो मेजर और माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, मेजर एंड माइक्रो। माइक्रो में आपके मेजर को छोड़ के जितने आ रहे हैं वो सब माइक्रो में आएंगे। अब जिंक, कॉपर, कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम नहीं आएगा, फिर मोलिब्डेनम, ये सब आपके हो गए किसमें, निकल, माइक्रो में आ गए। ठीक है, अब मेजर की बात करें तो मेजर में भी आपके दो आते हैं, एक होते हैं प्राइमरी और एक होते हैं आपका सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी में कौन कौन से होते हैं, एन पी के। ठीक है, एन पी के प्राइमरी में आते हैं, सेकेंडरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। So NPK are primary nutrients whereas calcium, magnesium and sulfur are secondary. So question क्या है, which of the following is a primary nutrient। प्राइमरी कौन है, फॉस्फोरस। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 9, हु फर्स्टली आइसोलेटेड राइजोबियम। फर्स्ट टाइम जो राइजोबियम है उसको किसने आइसोलेट किया था, जेबी बॉसिनगॉल्ड, रॉबर्ट कोच, लुइस पॉस्चर या एम डब्ल्यू बेजरिंग। ठीक है, बहुत बच्चों को पता होगा राइजोबियम
MW बेजरिक। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि MW का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, होमवर्क आप लोग के लिए, कमेंट कीजिएगा MW का फुल फॉर्म क्या है। और फादर ऑफ फील्ड प्लॉट टेक्निक, फादर ऑफ फील्ड प्लॉट टेक्निक, आंसर आपका जो है इसी ऑप्शन में से एक है कोई, फादर ऑफ फील्ड प्लॉट टेक्निक, कमेंट कीजिएगा क्या होगा। Then question number 10, the area around the root surface where activity of microorganism is maximum is called। ऐसा एरिया रूट सरफेस के आसपास जहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी वो सबसे ज्यादा होती है उसे क्या बोलते हैं, राइजोस्फेयर बोलते हैं, फाइलोस्फेयर बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं या लिथोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, सो एटमॉस्फेयर लिथोस्फेयर बिल्कुल नहीं होगा, तो आपको पता है ऑप्शन आपका राइजोस्फेयर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। वो एरिया around the root where the activity of microorganism maximum is called as rhizosphere। अगर फाइलोस्फेयर की बात करें तो फाइलोस्फेयर भी वो एरिया होता है अबव द सॉइल, या आप कह सकते हैं लीफ पर जो एरिया होता है जहां पर माइक्रोब्स रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, फाइलोस्फेयर। सो फाइलोस्फेयर इज अ सरफेस अबव द सॉइल और दैट इज ऑन द लीव्स वेयर द माइक्रोब्स लिव्स, तो उसे क्या बोलेंगे, फाइलोस्फेयर। Then question number 11, नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर इज लोकेटेड एट। जो NBDC सेंटर है इसे शॉर्ट में बोलते हैं NBDC, नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, ये कहाँ पर लोकेटेड है, गाजियाबाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 12, बोथ स्टेम एंड रूट नोड्यूल फॉर्म इन विच क्रॉप। जो रूट नोड्यूल और स्टेम नोड्यूल दोनों किस क्रॉप में फॉर्म होते हैं। मेनली आपको स्टेम नोड्यूल मिलेगा बट रूट नोड्यूल भी है। ठीक है, तो किसमें होते हैं, सस्पेनिया रोस्टाटा, इसमें होते हैं किसमें, सस्पेनिया में। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 13, इन इंडिया कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ राइजोबियम वाज स्टार्टेड इन। देखिए ये क्वेश्चन है कि कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ राइजोबियम का स्टार्ट कब हुआ। आप कितना भी बुक में पढ़ लीजिए, सब में अलग अलग दिया है, कहीं 50s दिया है, 60s दिया है, कहीं पर तो 90s 80s 69 में दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ, बहुत उल्टा सीधा दिया हुआ है। बट अगर कॉमर्शियल लेवल की बात करें तो जो कॉमर्शियली हमारा स्टार्ट हुआ है राइजोबियम का वो लेट 60s में हुआ है। ठीक है, 60s, लेट 60s में हुआ। तो ऑप्शन नंबर हम डी के साथ जाएंगे क्योंकि ये हमारा क्लोजेस्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी 1964। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, लेट 60s में हुआ है, सीधा सीधा बोलता है, एग्जैक्ट नहीं पता है कि 1964 में है, 50 है या 90 में, बट लेट 60s, तो क्लोजेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स अगर आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905601596। अभी OPSC डबल AO और OPSC ASCO का कोर्स मैं सेल कर रहा हूँ, उसको आप लोग परचेज कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, हितेश जी के नाम से है, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। सो परचेज करने के लिए सिंपली आपको मैसेज करना है और सिलेबस जरूर सेंड कीजिएगा ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस, क्योंकि डबल AO OPSC का तो मैं कवर करता हूँ तो उनका सिलेबस है, और जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम है उनके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी स्टेट का एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो। देन क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द CN रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशियो होता है ऑर्गेनिक मैटर में वो कितना होता है, 10:1, 15:1, 20:1 या 30:1। तो जनरली जो कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो होता है ऑर्गेनिक मैटर में या ह्यूमस में कह दीजिए, वो हमारा होता है 9:1 से 12:1। ठीक है, 9:1 टू 12:1 इसके बीच में होता है। सो क्लोजेस्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 10:1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा 10:1। अगर हमसे पूछता है CN रेशियो ऑफ क्रॉप स्ट्रॉ, क्रॉप स्ट्रॉ का, तो ये आपका होता है 100:1। ठीक है, वहीं अगर हमसे नॉर्मल सॉइल का पूछ लें, ये नॉर्मल सॉइल होता है, इसमें का क्रॉप रेशियो कितना होता है, सो 12:1। इतनी चीज़ें याद रखना है, बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
देन क्वेश्चन नंबर 15, हु गेव बेंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग? बेंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग किसके द्वारा दिया गया था? एसपीएल सोरेनसन, वाई डी वैड, एलन आचार्य, ए हार्वर्ड के द्वारा। ठीक है, पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में सॉइल से रिलेटेड एमसीक्यूज थे, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर, जहां पर हमने सॉल्व किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा था, हु गेव द बेंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग। ठीक है, वो वीडियोस देखिएगा। आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। एसपीएल सोरेनसन पीएच से रिलेटेड है, ये याद रखना। एसपीएल सोरेनसन किससे रिलेटेड है? पीएच से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, the inherent capacity of a soil to supply nutrient to the plant in adequate amount and suitable proportion is called soil fertility, soil productivity, soil quality या soil health। इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में भी था, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस वीडियो से रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस वीडियो आप लोग को देखना बहुत जरूरी है, जो भी सेमेस्टर एग्जाम में है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सॉइल फर्टिलिटी is the inherent capacity of a soil to supply nutrient to the plant in adequate amount and suitable proportion. Then question number 17, natural factors that influences soil fertility। कौन से natural factors हैं जो कि soil की fertility को influence करते हैं? आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा। Then question number 18, the unit of measuring the soil productivity is। soil की productivity को measure करने के लिए जो unit है वो क्या है? Value in yield, क्वांटिटी इन यील्ड, या बोथ ए एंड बी। तो जनरली अगर हम फील्ड की बात करते हैं तो फील्ड में हम क्या करते हैं, अगर कोई भी सॉइल प्रोडक्टिव है या नहीं है उसकी वैल्यू कैसे मेजर करेंगे? सो जिसमें से जो भी हमारा प्रोड्यूस निकला है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया पर हेक्टेयर उसको मेजर करेंगे, उसको फिर हम रुपीज में देखते हैं। तो आपका क्वांटिटी इन यील्ड मीन्स क्विंटल पर हेक्टेयर कितना आया, उससे भी हम मेजर कर सकते हैं कि ज़्यादा क्विंटल आ रहा है। यील्ड मीन्स आपका प्रोडक्टिविटी सॉइल की बहुत अच्छी है, फर्टिलिटी अच्छी है। अगर उसी रुपीस की बेसिस पर बात करें तो यील्ड आपका ज़्यादा होगा तो आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, वैल्यू ज़्यादा मिलेगी यील्ड की, तो उसके बेसिस पर हम देख सकते हैं। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका ए और बी दोनों क्या हो जाएगा? करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, सो यूनिट फॉर मेजरिंग द सॉइल प्रोडक्टिविटी इज बोथ ए एंड बी। Then question number 19, who gave the criteria of essentiality of elements to the plant? Criteria of essentiality किसके द्वारा दिया गया था? निकोलस के द्वारा, अर्नन स्टाउट के द्वारा, ई ग्रिस के द्वारा, या ब्रे के द्वारा। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कि किसने दिया था, किस ईयर में दिया था, कितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूली एडेड न्यूट्रिएंट कौन है। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया था फंक्शनल न्यूट्रिएंट की। ठीक है, क्या था? फंक्शनल न्यूट्रिएंट। फंक्शनल न्यूट्रिएंट टर्म किसने दिया था, कितने फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। यहाँ पर बताता हूँ, फंक्शनल न्यूट्रिएंट जो टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया था? निकोलस के द्वारा दिया गया। ठीक है, कब दिया गया था? तो 1963 में दिया गया था। और टोटल जो फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने हैं? 20। कितने फंक्शनल न्यूट्रिएंट हैं टोटल? 20। सो आप लोगों को बताना है क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था? अर्नन स्टाउट के द्वारा, ई ग्रिस के या ब्रे के द्वारा। ईयर बताना है, और विच इज द 17th एलिमेंट विच इज एडेड इन द एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। कौन सा लास्ट एलिमेंट है, 17th एलिमेंट है, 17वां एलिमेंट है जो कि ऐड किया गया है, उसका भी नाम आप लोग को कमेंट में करना है। ठीक है, और बाकी फ्रेंड्स जो रिमेनिंग क्वेश्चन उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और प्रीवियस वीडियो जो हमने सॉल्व किए उनको देख लीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ।